देखो चैप्टर नंबर 19 उसमें स्थानांतरण चल रहा था। इसमें क्या है, विकिरण पढ़ना। विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बस अगर विकिरण की कई तरह से परिभाषा दे सकते हो, सिंपल परिभाषा की बात करो तो विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा। हम ये भी बोल सकते हैं किसी पिंड से प्रति सेकंड जितनी भी ऊर्जा तरंगों के रूप में हमें मिल रही है वही विकिरण है। और जो हमें विकिरण मिल रहा है, जितनी भी ऊर्जा मिल रही है उससे, उसे विकिरण ऊर्जा बोलते हैं। फिर से, किसी भी पिंड से प्रति सेकंड जितनी भी ऊर्जा या तरंगों के रूप में ऊर्जा हमें मिल रही है तो तरंग तो बोलती है, और जिसमें ऊर्जा होती है उसे विकिरण बोलते हैं। और जो ऊर्जा हमें मिल रही है उनके द्वारा वो होती है विकिरण ऊर्जा। ठीक है, अब अवशोषण क्षमता समझाने से पहले मैं तुम्हें टॉपिक समझाता हूँ, अवशोषण क्षमता है क्या। देखो एक बार बताओ, मान लो आपको पेपर सोल्व करने के लिए दिया गया, पेपर आपको दिया गया है 100 नंबर का। ठीक है, पेपर आपको दिया गया है 100 नंबर का, आपने उसे अटेम्प्ट किया कितना, 80 नंबर का, तो आपकी क्षमता क्या हुई, 80%। ठीक है, तो वही है बिल्कुल भी अवशोषण क्षमता। अरे आपने अवशोषण कितना किया, कितनी क्षमता ग्रहण करी, कि आपतित ऊर्जा कितनी हुई। किसी पृष्ठ पर प्रति एकांक समय में या उसी समय में आपतित कुल ऊर्जा व अवशोषण ऊर्जा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। मतलब कुल ऊर्जा यार, आपतित ऊर्जा क्या हो, जितनी आई है आप पे, आपतित होती है गिरने वाली, आपतित होती है आने वाली, गिरने वाली, तल पे जो गिरी है। तो आपतित कितनी थी, आपको दी कितनी गई थी, 100, आपने ऑब्जर्व कितनी करी, 80, तो आपकी निकल के आ गई कि हाँ अवशोषण क्षमता कितनी है आपकी, 80 है जी। ऐसे ही अवशोषण क्षमता कैसे निकल के आएगी कि अवशोषित ऊर्जा और आपतित ऊर्जा। मतलब आपको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने आपको कितना पढ़ाया और आपने कितना ग्रहण किया, तो वो क्या है, आपकी अवशोषण क्षमता है। आई होप क्लियर होगी कि एग्जांपल से वही है बिल्कुल हमारी, कि किसी पृष्ठ से उसी समय में आपतित कुल ऊर्जा या अवशोषित कुल ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा व कुल ऊर्जा, आपतित कुल ऊर्जा के अनुपात को क्या बोलते हैं, अवशोषण क्षमता कहते हैं। फिर से अगर हम परिभाषा बनाना चाहे तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा यही होगी, किसी समय में किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊर्जा व उस पृष्ठ पर आपतित ऊर्जा के अनुपात को अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक A कहते हैं। ठीक है, और अच्छा अवशोषण, अगर अच्छा आदर्श अवशोषण होगा तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। कैसे, कि मान लो आपको 100 नंबर का पेपर दिया और 100 नंबर पे आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1। आदर्श तो वही है कि हाँ जी 100 नंबर का पेपर दिया और 100 ही तुमने अटेम्प्ट कर लिया, 100 ही नंबर आ रहे, तो क्या भाई वाह बहुत बढ़िया बच्चा है, आदर्श है एकदम। लेकिन आदर्श नाम कल्पना मात्र है बस। ठीक है, थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है। तो अगर मैं इसके बात करूं पॉइंट की, तो आदर्श अवशोषण के लिए, आदर्श पृष्ठ के लिए जो A का मान होता है वो कितना होता है, आदर्श धातु के लिए A का मान कितना होना चाहिए, 1। और दूसरा, अच्छा आप ये भी मान सकते हो आदर्श कृष्णिका या सुनो आदर्श कृष्णिका समझो, आदर्श के लिए A का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अवशोषण क्षमता कितनी होनी चाहिए, 1, आदर्श कृष्ण पिंड के लिए। अब यो आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका है क्या, आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका, देखो कृष्ण का मतलब होता है काला, आदर्श कृष्ण या कृष्णिका है क्या, मतलब एक ऐसा पिंड जो अपने ऊपर, एक ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर ले, उसे बोलते हैं हम आदर्श कृष्ण पिंड। फिर से आदर्श पिंड क्या है, आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका क्या है, कोई ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को या विकिरण को या ऊर्जा को या एनी अदर किसी को भी अवशोषित कर ले, पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, उसे हम बोलते हैं आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका। ठीक है, वो पॉइंट इसी में लिख दूंगा मैं, ये वाला से। आगे बात समझ में। दूसरा ये बताओ, हम ये मान के चलते हैं कभी कभी कि जो हमारी काजल होती है और प्लेटिनम
काजल यानी कि काली स्याही वाली, ठीक है, वो आदर्श है, ये मान के चलते हैं। क्योंकि ब्लैक कलर है, बिल्कुल ब्लैक होता है, उस पर आप कैसा भी कलर डाल लो ब्लैक ही दिखाई देगी, तो उसे आदर्श बोलते हैं। लेकिन वो भी पूर्ण रूप से आदर्श नहीं है, वो दूर वाले भागों को दूर से ही अवरुद्ध कर देती है और पास वालों को तो रख लेती है, लेकिन दूर वालों को दूर से ही भेज देती है, मतलब वो भी पूर्ण रूप से नहीं है आदर्श। मान लेते हैं जो काजल है, काले वाला काजल जो आंखों में गिरता है, कालिक या प्लेटिनम, कि ये आदर्श है, इसके ऊपर कैसे प्रकाश डाल लो काली काली दिखाई देगी, ये मान लेते हैं हम कि आदर्श है, लेकिन वास्तव में वो भी आदर्श नहीं है, ठीक है। और आदर्श कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए जो ए का मान होता है वो कितना होता है 1, इसका पॉइंट है। आदर्श कृष्णिका के लिए कितना होना चाहिए 1, कि 100 के 100% दी थी आपको, 100 नंबर का दिया, 100 नंबर ही आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो आदर्श कृष्णिका के लिए ए का मान कितना होना चाहिए भाई साहब 1। आ रही है बात सामने? अब आदर्श वही तो हो गया यार, जिसको आपने 100 नंबर का पेपर दिया, 100 नंबर दिया आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा आदर्श होता है, ठीक है। अब आ जाओ उत्सर्जन क्षमता पर। उत्सर्जन क्षमता को हम स्मॉल ई से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है Q अपॉन में A इंटू टी। उत्सर्जन क्षमता वही होती है यार प्रति सेकंड, कि मतलब 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी उष्मा उत्सर्जित हो रही उसे उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। उत्सर्जन क्षमता क्या कि यार प्रति सेकंड इस पृष्ठ से या मेरे पृष्ठ से कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जन क्षमता है। मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि 2 मिनट में 20 वर्ड बोल रहा हूं, कोई बंदा 2 मिनट में 40 वर्ड बोल रहा, तो उत्सर्जित कितना हो रहा 40 वाले का ज्यादा, तो उसकी उत्सर्जन क्षमता ज्यादा होगी और मेरी क्या होगी कम होगी। आगे बात समझ में? वही है, हम इसकी बस परिभाषा बनाने के लिए ऐसे मान लेते हैं, इफ यदि, जो हमारे पास तरीका है कि A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन तब E इक्वल टू क्या हो जाएगी Q, और Q क्या है हमारी उष्मा या ऊर्जा। तो किसी पिंड से या पृष्ठ से प्रति सेकंड या एकांक क्षेत्रफल, इसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, फिर से किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित उष्मा, उत्सर्जित उष्मा उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, या उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। आगे बात समझ में? और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? ई से। बना लोगे परिभाषा? अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक चेक कर लो भाई, इसका मात्रक तो E इक्वल टू फॉर्मूला होगा E इक्वल टू Q अपॉन में A इंटू टी। अब ध्यान दो, Q का क्या होता है हमारा जूल, जूल अपॉन A का मीटर स्क्वायर और T का सेकंड। तो ये इसका मात्रक है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, ये मात्रक है इसका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या आपने एक चीज और देखी होगी, जूल अपॉन जो सेकंड होता है वो किसका मात्रक होता है? वाट का, क्योंकि P बराबर होता है W अपॉन टी या A अपॉन टी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी E का मात्रक है और ये भी E का मात्रक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपसे कौन सा पूछा जा रहा है। आ रही बात समझ में? देखो V में सूत्र चेक कर लो, विमा भाई E इक्वल टू लगाओगे आप Q अपॉन में AT, Q का क्या होता है ML2T माइनस 2 और A का L2 और T का T, सही है। इधर निकाल के दिखा दो, L2 से L2 कैंसिल, एक T ऊपर जाएगा तो M पे एज इट इज, L2 से L2 कैंसिल, एक T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3, ये आ गया इसका विमीय सूत्र, ठीक है। करो कॉपी, देखो जल्दी से, किरचॉफ का नियम इंपोर्टेंट है, पेपर में 4 नियम है, किरचॉफ का नियम आने की पूरी संभावना है क्या? सुनो, किरचॉफ ने कहा कि किसी निश्चित ताप पर, कोई भी निश्चित ताप है, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, एक तो निश्चित टेम्परेचर हो और निश्चित वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, तो सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता को मैं प्रेजेंट करा था इसे, उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है, और जो क्या होता है नियत जो होता है वो ई लैम्डा प्रेजेंट करता है, अर्थात उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात क्या होता है हमारा नियतांक, और नियतांक क्या है? आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता या किरचॉफ नियतांक। फिर से क्या है
वो ये कह रहा बस तुम्हारा किरचॉफ का नियम है कि अगर निश्चित तरंगदैर्घ्य हो और निश्चित टेम्परेचर हो, ताप हो, तो किसी भी पिंड के यानी कि सभी वस्तुओं के लिए जो उत्सर्जन क्षमता है यानी कि बाहर निकालने की क्षमता है उतनी ही अवशोषण क्षमता होगी। अरे जाहिर सी बात है यार, अगर कोई ज्यादा वर्क कर रहा ना तो भाई खाना भी तगड़ा ही खाता होगा वो, इतनी बात है बस। और नियतांक रहेगी, जाहिर सी बात है। अगर वो काम उत्सर्जन, देखो उत्सर्जित, मान लो मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो भाई ज्यादा बोलने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, कम बोल लूंगा तो कम एनर्जी चाहिए। अवशोषण, कम खाया तो कम बोलूंगा, ज्यादा खाया तो ज्यादा बोलूंगा। आ रही क्या बात समझ में? उत्सर्जित होना, या आप ऐसे समझ सकते हो अगर कोई बंदा ज्यादा खाता है तो वो काम भी ज्यादा करता होगा, अवशोषण क्षमता उसकी ज्यादा है तो उत्सर्जन क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी। आगे क्या बात समझ में? यही बस इसका नियम है और इसका भौतिक महत्व तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि किरचॉफ के नियम का भौतिक महत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई वस्तु अच्छी उत्सर्जक है तो अच्छी अवशोषक भी होगी। या हम ये देख सकते हैं अगर कोई वस्तु अच्छी अवशोषक है तो अच्छी उत्सर्जक भी होगी, अवश्य होगी। आदि क्या बात समझ? क्योंकि यार ये नियत नहीं रहना चाह रहा क्या? अगर तुम उत्सर्जन क्षमता मान लो कोई बंदा उत्सर्जन क्षमता जिसकी है 8 है और अवशोषण क्षमता उसकी 2 है तो नियतांक कितना आ रहा? 4। ठीक है, नियत रहना चाहिए। और उत्सर्जन क्षमता उसने आज काम करा 10 का, ठीक है, तो अवशोषण क्षमता कितनी होनी चाहिए? 2.5, तब भी कितना आएगा? 4 आएगा। सॉरी कितना आएगा पे? 2.5 तो आएगा, 2.5 ठीक तो है, 2.5 25 का 100, ठीक है, 4 आएगा। या अगर मान लो उसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी तुम्हारी? 12 होगी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 3 सॉरी, तो कितनी आएगी? 4। तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये बंदा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये बढ़ रही तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ रही तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ रही तो ये भी बढ़ेगी, उसी अनुपात में बढ़ती है। अगर अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा, अच्छा उत्सर्जक है तो अच्छा अवशोषक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या है? लिखो वो क्वेश्चन। इसका किरचॉफ का भौतिक महत्व तुम्हें खुद लिखना। किरचॉफ का भौतिक महत्व क्या है कि अगर कोई वस्तु अच्छी अवशोषक है तो अच्छी उत्सर्जक भी होगी, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कोई वस्तु अच्छी उत्सर्जक है तो अच्छी अवशोषक होगी, या अच्छी अवशोषक है तो अच्छी उत्सर्जक भी होगी, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन लिखे जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, बोल रहा है। क्वेश्चन है यदि लाल कांच को उच्च ताप तक, यदि लाल कांच को, यदि लाल कांच को उच्च ताप तक गर्म किया जाए तो यह हरे रंग की चमक देता है या हरी चमक देता है, क्यों? यदि लाल कांच को उच्च ताप तक गर्म किया जाए तो यह हरी चमक देता है, थोड़ा थोड़ा हरा हरा सा दिखाई देता है। क्वेश्चन है अगर लाल कांच को आप उच्च टेम्परेचर तक गर्म कर दो, हीट कर दो बहुत, तो वो क्या देता है? लाल कांच थोड़ी थोड़ी हरी चमक देता है ना। अब सुनना यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखो हम ये समझ रहे हैं लाल कांच है, पहली बात तो यही क्वेश्चन है कि लाल कांच लाल दिखाई क्यों दे रहा? लाल कांच लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अपने ऊपर आपतित सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, केवल लाल रंग को अपने से उत्सर्जित कर देता है। जाहिर सी बात है अगर तुम्हें कोई ग्रीन कलर का आपको कोई दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो ये मार्कर है हमारे पास, अगर आपको ये ग्रीन कलर का कैप ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है ये अपने ऊपर सभी रंगों को अवशोषित कर रहा है, बस ग्रीन कलर को बाहर निकाल रहा है, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर रेड है तो रेड का मतलब ये है कि वो इस पे सभी कलर आ रहे हैं लेकिन रेड को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा, बाकी सबको अवशोषित कर रहा। तो लाल कांच लाल इसलिए दिखाई, आंसर है खुद लिखना है आपको कि लाल कांच लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने ऊपर सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, अपने ऊपर गिरने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है लाल कलर को छोड़कर।
यानी कि लाल कलर को क्या कर देता है, उत्सर्जन, इसलिए लाल कांच लाल दिखाई देता है। अब सुनना यहां पर, लाल कांच को हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जितने भी कलर है ना, जितने कलर हैं, लाल कांच को अगर बाहर निकाल रहा है तो बाकी सभी कलर का जो औसत प्रभाव होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। तो इसलिए लाल कांच को गर्म करने पर, क्योंकि वो तो उत्सर्जित हो गया, अब कौन बचा, अवशोषण। भाई एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई एक वस्तु है और वो रेड कलर की है, आपने उसे क्या करा, गर्म टेम्परेचर दिया, तो जाहिर सी बात है गर्म करने पर चीजें उड़ जाती है, आयतन बढ़ाती है, पता तुम्हें उड़ती है नहीं उड़ती है, तो लाल कलर तो उड़ना स्टार्ट हो गया। अब लाल कलर तो सब खत्म, बाकी सारे कलर तो बचे जो छुपा के रख रखे थे, उनका औसत प्रभाव कैसा मिल रहा, हरे कलर का, तो इसलिए वो हरी कलर की चमक देता है। या मैं और कलर से आपसे समझाने के लिए बता सकता हूं कि मैंने क्या करा, ये 4 मार्कर अपने हाथों में ले रखे हैं, ठीक है, ये दिखा बेटे, मैंने 4 कलर ये अपने हाथों में ले रखे हैं, और ये तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहे कि ये व्हाइट ही है जी, आपको नहीं पता कौन सा कलर किस कलर का है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए एक कलर पर बाहर रख रखा कि ये ग्रीन है जी, सुनना समझा, सॉरी ब्लू है, ये आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि 4 मार्कर है मान लो, तो चारों मार्कर आए और इस वस्तु ने यानी कि मेरे हाथ ने क्या करा, इन 4 के 4 मार्करों को अवशोषित कर लिया और केवल एक कलर को बाहर दिखाया कि हाँ ये सारे के सारे मार्कर कैसे है जी, ब्लू कलर के हैं, ठीक है। आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर ये ग्रीन, ये तुम्हारा सारा कलर क्या हो गया, उड़ गया। अब बाकी बचा कुचा क्या मेरे हाथ में, तीनों मार्कर, और तीनों मार्करों का जो औसत प्रभाव होता है, या आप रेड से समझ सकते हो कि रेड कलर दिखाई दे रहा था बाहर से आपको, आपने क्या करा, टेम्परेचर दिया तो रेड कलर तो उड़ गया, अवशोषित उत्सर्जित हो गया। अब अच्छा अवशोषक भी तो था, अच्छा अवशोषक था तो अंदर क्या बचे, ये 3 कलर, और इन तीनों कलर का जो औसत प्रभाव होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का है। क्यों, वो इसलिए बेटे, मैं यही तो बता रहा हूं फिर से, अगर हमारे पास लाल कांच है, पहले सुनना, लाल कांच है, लाल कांच लाल इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि उस कांच पर सारे प्रकाश आए और सारे प्रकाश को उसने अवशोषित करा, केवल एक कलर को यानी कि लाल कलर को बाहर उत्सर्जित करा, इसलिए वो लाल दिखाई दे रहा। अब तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, अब तुमने उसका क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब उच्च ताप किया, जब ताप यानी कि उच्च कर दिया, तो लाल कलर तो खत्म, उत्सर्जित हो गया, जो बाहर दिखा रखा था वो तो खत्म, क्या बचा, अंदर जो था, उसके अंदर क्या भर रखा था उसने, सारे कलर, सारे कलरों का जो औसत प्रभाव होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का, इसलिए वो ग्रीन दिखाई दे रहा था। अब भी नहीं समझ में आता है, समझ सकते हो, मान लो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो मैंने बाहर की जर्सी तो दिखा रखी है आपको, ठीक है, कॉलर से पता लग रहा, तो मैं ब्लैक शर्ट की वो पहन रहा हूँ, मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहन रहा हूँ। अब मान लो ये बाहर से व्हाइट है, भाई व्हाइट से तुम्हें ब्लैक से दिखाई दे रही है, अब टेम्परेचर गर्म करा, गर्मी लगी तो मैंने इसे उतार दी, जैसे उतारी तो अंदर में क्या दिखाई दिया, ब्लैक कलर, ये या औसत प्रभाव जो भी इनर पैर रखा, जो भी पैर रखा, तो अंदर ऑब्जर्व कर रखा मैंने, ऑब्जर्व अवशोषण जो है, तो जैसे ही बाहर का निकालूंगा तो अंदर की चीजें दिखने लग जाएगी। तो वही चीजें हैं जो अंदर का जो औसत प्रभाव कैसा दिखाई देता है तुम्हारा, ग्रीन कलर का, हरे कलर का, इसलिए लाल कांच उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर हरी चमक देता है, ठीक है। देखो कुछ नोट है, सुनना, जैसे हमारा हरा कांच है ना, हरे कांच को लाल तब तक करो तो वो क्या दिखाई देता है, लाल, तो सेम ऐसे ही कभी कभी ये पूछने को आ जाता है कि अगर आप नीले कांच को यानी कि ब्लू कांच को गर्म करोगे तो वो पीले रंग की चमक देता है, नीले कांच को गर्म करोगे तो पीले रंग की कलर देगा, ये एक्सपेरिमेंट देखा गया है। दूसरा, अगर हरे कांच को गर्म करोगे तो लाल रंग दे देगा, और लाल को करोगे तो हरे रंग की देगा, ये तो जाहिर सी बात है, याद कर लोगे, हरा लाल देगा, लाल हरा देगा। और अगर हम बात करें इसकी कि नीला कांच है, नीले कांच को क्या बोलते हैं, पीला दिखाई देगा, पीले करेंगे तो नीला दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, नोट नंबर 2, क्या कि लाल कांच को अंधेरे कमरे में लाल तृप्त करे, यानी कि लाल कांच को अंधेरे कमरे में ले जाओ और लाल गर्म कर दो, पूरा लाल तृप्त कर दो, पूरा लाल तृप्त कर दो, तो वह अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य का मतलब देखो, मैंने तुम्हें कहा हरे रंग की चमक देगा, हरे रंग की चमक का मतलब क्या, ऐसा बिल्कुल हरा नहीं रहता हो, डार्क हरे वाला, डार्क हरा तुमने सुना होगा, गहरा हरा, गहरा हरा कलर जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा ही दिखाई देवे, तो वो पहले भी अंधेरे में ही है, तो अंधेरे में वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, मतलब दिखाई देना बंद हो जा, ठीक है।
वो इसलिए हो जाता है क्योंकि लाल कांच जो रहता है वो हरे रंग की बस चमक ही तो देगा, हल्की फुल्की, पूरा हरा थोड़ा देगा नहीं, हरे रंग की बस चमक देता है हल्की फुल्की। तो उस हरे रंग की चमक को क्या करते हैं, यानी कि जब ब्लैक कलर में रख देंगे अंधेरे कमरे में तो वो दिखना बंद हो जाता है। लाल कलर तो जब गर्म कर रखा तो मुझे दिखाई देगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ये कभी कभी पूछने को आ जाते हैं क्वेश्चन आपके।